बेलापुर में जब आपने बेलापुर स्टेशन पे जब आपने रात गुजारी, आपके पास कहीं रहने को जगह नहीं थी। कम से कम आप समझ लीजिए कि 3 से 4 दिन एटीएम मशीन है बेलापुर स्टेशन के पास, वहाँ पे मैं किसी तरह से एक गार्ड था, उसकी हेल्प के साथ मैं वहाँ 4 से 5 दिन तक रहा। 2007 आप ये मान के चलो कि मतलब बहुत बुरी कंडीशन थी पर्सनल मेरी। 1000 रुपये महीने, 1-2 महीने ही काम किया मैंने उनके यहाँ, 2 महीने काम किए, फिर उन्होंने मुझे इंग्लिश कमज़ोर होने की वजह से निकाल दिया। मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है मीडिया के लोगों की रिस्पेक्ट, उनका टेक केयर करना। बच्चन साहब का अगर आप फिल्म करेंगे एज अ पब्लिसिस्ट तो कैसा लगेगा आपको? एक होता है ना कि लाइफ में कोई ड्रीम, मतलब लाइफ जिस लिए आप पैदा हुए वो मकसद पूरा हो जाएगा। अपनी कंपनी खोल दी, रात के 12 बजे रिजाइन दिया और 1-2 बजे मैंने अपनी एक्सपेंशन पीआर नाम से कंपनी खोल दी और एक्सपेंडेबल अवार्ड्स में उसी कंपनी में रहते हुए एक कर लिया था और वहां से सर फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। आज मेरे साथ में रितेश श्रीवास्तव हैं, एक्सपेंडेबल्स के सीईओ हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। और मैं काफ़ी अरसे से इनको जानता हूँ। इनकी जो मुझे कुछ बातें बहुत पसंद हैं वो ये है कि बहुत ही कंसिस्टेंट हैं, बहुत ही वेल मैनर्ड हैं, वेल बिहेव्ड हैं, बहुत ही रिस्पेक्टफुल हैं। और ये रिस्पेक्टफुल हैं अक्रॉस द बोर्ड, हर किसी के साथ में जिसके साथ में जुड़े हुए हैं। तो ये आपको एक कॉमन खबर इनके बारे में मिलेगी। मैंने आज बड़ी मुश्किल से कन्विंस किया है रितेश को कि अपनी कहानी मेरे साथ शेयर कर सकें। कमाल की कहानी है, आप भी जब सुनेंगे तो एकदम आंखें आपकी नम हो जाएंगी। उसके अलावा आप कहेंगे कि भाई चक दे इंडिया तो यही है। तो रितेश, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग विद मी ऑन लेट्स टॉक विद फरीदून। मैं आपसे पहला सवाल ये पूछना चाहूँगा कि बेलापुर में जब आपने बेलापुर स्टेशन पे जब आपने रात गुजारी, आपके पास कहीं रहने को जगह नहीं थी, क्या वो दिन था, क्या लम्हा था, क्या वो मसला था जो आपको आज तक कभी भूल नहीं पाएंगे आप? सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आपने मुझे यहाँ पे बैठाया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है लाइफ में, यहाँ तक पहुँचना भी आसान नहीं है। रही बात बेलापुर स्टेशन की, तो मैं अपने घर से आ गया था बॉम्बे और कुछ ऐसा सरकमस्टेंसेस हुए, एक दोस्त के यहाँ मैं गया जिसने मुझे बॉम्बे में बुलाया था और रेफरेंस दिया था कि आप जाना मेरे रिलेटिव्स के यहाँ रहना। उसके बाद पहला दिन बहुत ही कशमकश के साथ गुजरा और मैं बेलापुर इसलिए गया कि क्योंकि वहाँ पे एक कोर्स जर्नलिज्म का होने वाला था जिसको मुझे ज्वाइन करने की इच्छा थी, लेकिन पैसे जेब में नहीं थे। तो मैंने सायन से ट्रेन पकड़ के मैं बेलापुर पहुँच गया और कुछ भी नहीं था मेरे पास उस समय, बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी रहे होंगे। और किसी को जब आप पहुंचते हो तो कुछ पता नहीं होता कि आप कहाँ रहोगे या कोई रूम ढूंढने की कोशिश करोगे। तो कम से कम आप समझ लीजिए कि 3 से 4 दिन एटीएम मशीन है बेलापुर स्टेशन के पास, वहाँ पे मैं किसी तरह से एक गार्ड था, उसकी हेल्प के साथ मैं वहाँ 4 से 5 दिन तक रहा। उसके बाद मुझे एक ठिकाना मिला, 60 रुपीज़ पर डे पे एक जगह मिली जहाँ पे मैं धीमे धीमे काम, वहीं पे मैंने कॉल सेंटर में काम, बेलापुर स्टेशन के बगल में बहुत से कॉल सेंटर्स हैं, वहाँ पे काम शुरू किया। और वो रात, जो पहली रात थी बेलापुर स्टेशन पे, मतलब मैं कभी भूल नहीं सकता सर, क्योंकि खाने का भी कोई ठिकाना नहीं था, कुछ नहीं मिल रहा था और मतलब मैं यही इंतज़ार कर रहा था कि सुबह हो जाए। मैं रात भर सोया भी नहीं था क्योंकि ओढ़ने के लिए भी कुछ ढंग का नहीं था। तो फिर किसी तरह से लाइफ ने एक, ये कौन सा साल था? ये सर 2011 जब मैं आया था बॉम्बे। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि करीबन 2006-2007 में आपका खुद का बिजनेस था और करीबन 50 लाख का आपका टर्नओवर था। जी बिल्कुल, कंप्यूटर का था, हार्डवेयर कंप्यूटर। ये दैट मेक्स इट इवन मोर इंटरेस्टिंग कि आप एक 50 लाख का टर्नओवर आपकी खुद की कंपनी थी और उसके बाद फिर 5 साल के बाद में ये इस तरीके से आपके होता है। तो एग्जैक्टली वो कंपनी का क्या हुआ था? कंपनी का ये था कि मैं शुरू से ही, मैं आपको बता दूं कि मैं बिज़नेस ही करना चाहता था लाइफ में। मेरे फादर चाहते थे कि मैं मैं लॉयर बनूं। मेरा पूरा फैमिली जो बैकग्राउंड है, चाहे वो नाना जी हों, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर, फादर हाई कोर्ट के लॉयर, मामा जी, सब मतलब लॉयर फैमिली से था। तो वो चाहते थे कि मैं लॉयर ही बनूं या PCSJ की तैयारी करूं जिससे जज बना जा सकता है। लेकिन मेरे मन में शुरू से था कि मुझे लॉयर नहीं बनना है
और मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ। तो मैंने वहाँ पे तब कंप्यूटर का धीमे धीमे बूम शुरू हुआ था छोटे छोटे शहरों में। तो मैंने अपनी कंपनी खोली थी नूतन कंप्यूटर मेरी माताजी के नाम से, और वो कंपनी का टर्नओवर धीमे धीमे धीमे, पहले मैं उसकी भी एक थोड़ी सी, अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक छोटी सी जर्नी बता देता हूँ। वो भी शुरुआत बहुत ही कठिन थी। एक ऐसे शहर में जिसमें मेरा अच्छा खासा रेपुटेशन, मेरे फादर का सा मकान। कौन सा शहर था? आजमगढ़। आजमगढ़ एक छोटा सा शहर है, और उसमें साइकिल से पीसीओ रोल भी बेचता था। अब याद होगा जब पीसीओ से पैसे का वो प्रिंट निकलता था, तो वो रोल बेचते बेचते फिर फैक्स रोल आया मार्केट में, फैक्स रोल बेचना, फिर रिबन जिससे वो छपता है, पैसे का छपता है ना, कि इतना बिल आया, वो रिबन्स, मतलब ये 3 चीज़ों से शुरुआत की, और वहाँ से ज़ीरो से उस बिज़नेस को भी बड़ा बना के 50 लाख तक लेके गया। लेकिन फिर एक सप्लाई मैंने दी 20 से 25 लाख रुपए की गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को, और कुछ पैसे वहाँ पे, मतलब बीच में कुछ इमीडिएटर्स थे जिनकी वजह से मेरे पैसे लगभग 25 से 30 लाख रुपए के आसपास फंस गए, और मैं बहुत ही डेप्ट में चला गया। उसके बाद ये सिनारियो शुरू, फिर लाइफ में कुछ बचा नहीं था। वो मतलब 2007 आप ये मान के चलो कि मतलब बहुत बुरी कंडीशन थी पर्सनल मेरे परिवार की कंडीशन बुरी नहीं, जो एक साइकोलॉजिकल होता है ना, कि जो इंसान यहाँ तक ये पैसा कमा रहा है, ये कर रहा है, उसके बाद उसकी लाइफ में इतना बड़ा जंप आ जाए और डाउनफॉल आ जाए, और तो कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था। फिर वो 2007, 8, 9 ये तीनों साल बहुत ही दर्दनाक रहे मेरे लाइफ में। ओके देव, फिर फाइनली बेलापुर के बाद में किस तरीके से आपकी जर्नी किस तरीके की रही? कैसे आप फिर एक्सपेंडेबल्स के आप सीईओ बन गए जी, और वो भी बहुत ही कम सालों में? वो सफ़र कैसा रहा, अगर आप ब्रीफली बताएं। 2011 के बाद मैंने कॉल सेंटर में, जो मैंने आपको बताया हिंदुस्तान टाइम्स का एक कॉल सेंटर था, छोटा सा, वो आउटसोर्स कॉल सेंटर होते जो इन लोगों ने दिए होते, तो वहाँ मैंने जॉब की। फ़ोन से हम लोग न्यूज़पेपर बेचते थे स्कीम्स के साथ फ़ोन पे, तो उसमें मैं सबसे नंबर 1 हो गया उस कंपनी में उस समय, बॉम्बे में, बेलापुर पे ही वो कंपनी थी। फिर वहाँ से उसमें भी मेरा मतलब 5 से 7 हज़ार रुपये मिलते थे, लेकिन कुछ ऐसा कॉन्क्रीट हो नहीं रहा था। तो मैं एक दिन टहलते हुए फिर बेलापुर स्टेशन पे पहुंचा, तो मुझे एक बोर्ड मिला कि जॉब चाहिए तो आप यहाँ आइए। तो वो बंदा बहुत जेन्युइन था, ऐसा वो फर्जी वाली जॉब नहीं थी कि जैसे कई जगह बोर्ड लगे होते हैं ना फर्जी जॉब। तो वो सानपाड़ा में एक जॉब लगी मेरी 1000 रुपये पे। 4 बजे जो पहली ट्रेन जाती उससे जाना था सुबह, और 6 बजे वापस फिर मैं आ जाता था। 2 घंटे की 1000 रुपये मुझे मिलता था। फिर इंग्लिश कम जी, महीने का 1000 रुपये महीने। 1-2 महीने ही काम किया मैंने उनके यहाँ, 2 महीने काम किए। फिर उन्होंने मुझे इंग्लिश कमज़ोर होने की वजह से निकाल दिया। कहा कि यार तुम इंग्लिश, क्योंकि उनका मीडिया पर्सपेक्टिव से ही कुछ काम था, जो एडिटोरियल इंग्लिश में कुछ इंग्लिश में ही पूरा ड्राफ्ट करना रहता था, तो मेरे पास उतनी नॉलेज इंग्लिश में मैं उतना स्ट्रांग नहीं था। उन्होंने जब मुझे निकाल दिया, लेकिन उनको मेरी डेडिकेशन और चीज़ें याद थी कि ये बंदा, तो उन्होंने एक रेफरेंस दिया मुझे आनंद पांडे जी का। आनंद पांडे जी एपैन मीडिया के ओनर हैं, जो सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स के बारे में मैगजीन निकालती है। पूरे इंडिया में जितने भी सप्लाई चेन मैनेजर्स होते हैं, जितना भी माल आता है, जैसे ट्रक से जाता है, सप्लाई चेन बेसिकली कोई भी सामान कहीं तक पहुंचाना, तो उसकी मैगजीन निकालते थे। तो उन्होंने उनको रेफरेंस दिया कि एक बंदा है जो आपकी शॉप खोल देगा, और शॉप मतलब आपका ऑफिस खोल देगा और डेडिकेटेडली काम करेगा। तो मुझे आनंद पांडे, मैं कॉल सेंटर में काम करता, तो मुझे आनंद पांडे जी का फ़ोन आया कि ऐसे ऐसा है, उन्होंने तो मेरा नंबर दिया है और आप आ जाओ इंटरव्यू के लिए। तो जब मैं इंटरव्यू के लिए मीरा रोड गया बेलापुर से, तो उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मुझे रख लिया, क्योंकि वो भी उत्तर प्रदेश से थे, तो थोड़ा कनेक्शन स्ट्रांग बन गया, और उन्होंने मुझे तुरंत रख लिया। रखने के बाद उन्होंने मुझे एक ट्रेन का आने जाने का पास भी दिया बेलापुर से। तो मैं डेली ट्रेवल करता था बेलापुर से मीरा रोड। सुबह 8 बजे हमारा ऑफिस टाइमिंग था कि मुझे खोलना है, मैं ऑफिस खोलता था। उसके बाद वो आते थे 11-12 बजे हम लोग। लेकिन उनकी वजह से जो कम्युनिकेशन स्किल मैंने डेवलप की, जो मैं उनको बहुत बड़ा श्रेय देना चाहूँगा राइटिंग के लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत सिखाया कि कॉमा कहाँ लगाना है, कैसे लिखना है, कैसे चीज़ें करनी है। तो आनंद पांडे जी का बहुत बड़ा योगदान है। अभी भी वो मेरे बहुत टच में हैं,
और बहुत ही प्रशंसा करते। उन्होंने एक बात और बोली थी कि तुम जीवन में कुछ कर नहीं पाओगे, ये भी बोला था उन्होंने, डांटते 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 डांटते। होता है ना कि मतलब इतना इतना उन्होंने मेरे ऊपर प्रेशर बनाया था कि उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। तो ऐसा नहीं कि बॉस प्रोवोक करके, हाँ, बॉस अगर प्रेशर बना रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उससे कुछ सीखोगे नहीं। मतलब ये कंडीशन थी कि मैं चाहता था कि कभी भी छोड़ दूं इनको, लेकिन उनकी देन है कि मैं बहुत कुछ सीख गया। फिर मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन मास कम्युनिकेशन, जो कि मैंने आपको कल टेलीफोन पे भी बताया था कि मुझे मास कम्युनिकेशन करना था। तो मैंने एक कोर्स पढ़ा कि केसी कॉलेज में मास कम्युनिकेशन की क्लासेस होने वाली हैं, मतलब वहाँ पे। तो फिर मैंने वहाँ एडमिशन लिया। तो अब देखिए जर्नी हो गई बेलापुर टू मीरा रोड से चर्च गेट, फिर चर्च गेट से बेलापुर, क्योंकि इतना पैसे नहीं थे कि 60 रुपये 60 रुपीज़ पर डे से ज़्यादा मैं अफोर्ड कर सकता था। तो वहाँ पे क्लासेस थी 5 बजे से रात के 9 बजे तक, या 10 बजे तक, 11 बजे तक। हम 13-14 लोग बैच में थे। तो वहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन मास कम्युनिकेशन करता रहा, और यहाँ पे मैं इनकी जॉब करता रहा, आनंद जी की। फिर एक दिन ऐसा आया कि मुझे ऐसा लगा कि सर अब मुझे कुछ, तब भी मेरे पास कोई पैसा नहीं, कोई हैसियत नहीं, कि उन्हीं की वजह से मैंने पढ़ाई भी की। टेक्निकली अगर देखा जाए, कुछ पैसे मुझे घर से भी मिले थे जिसकी वजह से मैंने, लेकिन दोनों मिक्स करके मैंने एजुकेशन अपनी पूरी की, पोस्ट ग्रेजुएशन मास कम्युनिकेशन। फिर मैंने उनको सर कहा कि सर देखिए अभी मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहता हूँ, अभी मैं आपके साथ काम करूँगा तो मैं यहीं रह जाऊँगा। फिर मैंने बिना पैसे की जी न्यूज़ में, मुझे सुभाष दवे जी हमारे एक कॉलेज में थे जो हमारा क्लासेस थे, उन्होंने मुझे इंटर्न रख लिया जी न्यूज़ में। ये 2014 की बात है। 2013 में मैंने कोर्स किया, 2014 तक उन्होंने मुझे, तो तभी इलेक्शन कैंपेन्स चल रहे थे, तो मैंने बहुत डेडिकेटली काम किया। फिर हमारी एक बहुत ही वहाँ पे थी भावना मुंजाल जी, जो अभी जर्नलिस्ट हैं, और उन्होंने मुझे एक जगह रेफरेंस दिया जहाँ मेरी नौकरी नहीं लगी, क्योंकि वहाँ पे किसी और की आवश्यकता थी। उसके बाद 2014 के बाद हमने जी न्यूज़ में इंटर्न करते करते मैंने ये डिसाइड किया कि अब 3-4 महीने हो गए यार, पैसे तो है नहीं, कितने दिन आप इंटर्नशिप करोगे। बार बार आश्वासन दिया जाता था कि तुमको ऑन रोल रख लिया जाएगा, जबकि ऐसा नहीं था। फिर नहीं रखा गया। फिर उसके बाद मैंने क्विट कर दिया। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं करना, अब मैं पैसे के लिए खोजूंगा कुछ। तो फिर मैं जी न्यूज़ का जो लास्ट कुछ देश थे जिसमें मैं एक इवेंट पे गया था, दिलीप साहब की बुक लॉन्च था ग्रैंड हयात में, सेंटा क्रूज में। तो वहाँ पे बच्चन साहब आ रहे थे, तो मुझे नजर आया, श्रीवास्तव, हाँ श्रीवास्तव भी कह लीजिए। और एक और उसके पीछे स्टोरी कि एक बार मैं बॉम्बे आया था उसके पहले घूमने के लिए, तो बच्चन साहब के घर के आगे मैं जो ये जलसा है उनके घर 10-12 घंटे में खड़ा था उनको देखने के लिए, लेकिन मैं देख नहीं पाया था। तो मैंने जब वहाँ पे देखा तो मुझे रिकॉल हुआ कि यार मैं जिस चीज़ के लिए एक बार आया था तो मेरे सामने है। तो मैंने उसी दिन से डिसाइड किया कि अब मुझे इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ही काम करना है। वहीं से फिर मुझे एक छोटी सी जॉब एक जगह मिली, यही अंधेरी में ही, वो भी इंटरटेनमेंट की ही प्रोडक्शन, मतलब न्यूज़ एजेंसी थी। उसके बाद उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे ऑफिस में जगह दी रहने के लिए, उनका भी मैं थैंकफुल हूँ। और उसके बाद मेरी 7वें महीने वहाँ काम करते करते न्यूज़ एजेंसी में मेरी जॉब लग गई ईटीवी। हाँ, ईटीवी में जब जॉब लग गई तो फिर वहाँ मैंने 1.5 साल के आसपास काम किया। और वहाँ पे भी सैलरी को लेकर ही, सब न्यूज़ एजेंसी में 7,000 के आसपास सैलरी थी, तो 21,000 हो गया। तब फिर 21,000 पे मैंने 1.5 साल लगभग काम किए। फिर 1.5 साल जब काम कर लिया तो मुझे लगा यार कि मैंने उनसे डिमांड की कि कुछ सैलरी सर बढ़ाइए। हमारे बॉस थे, तो उन्होंने कई बार कहे कि अब बढ़ जाएगी, लेकिन कंपनी का नॉर्म होता है जिसमें सबकी सैलरी बढ़ेगी तो ही आपकी बढ़ेगी, चाहे आप कितना भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करिए। तो फिर नहीं बढ़ाया तो मैंने अपना क्विट किया, और मैंने उसी दिन अपनी कंपनी खोल दी। रात के 12 बजे रिज़ाइन दिया, और 1-2 बजे मैंने अपनी एक्सपेंशन पीआर नाम से कंपनी खोल दी। और एक्सपेंडेबल अवार्ड्स मैं उसी कंपनी में रहते हुए एक कर लिया था 2017 में, मतलब ईटीवी में रहते हुए मैंने पहला अवार्ड किया था।
और हमारा एक ग्रुप भी 2015 के आसपास हमने एक ग्रुप बना लिया था व्हाट्सएप का, जिसमें सारे जर्नलिस्ट हमारे साथ सहयोग में आ गए थे एक्सपेंडेबल नाम से। तो इसीलिए उस अवार्ड का नाम एक्सपेंडेबल अवार्ड पड़ा, और मेरी कंपनी का नाम एक्सपेंशन पीआर है। और वहाँ से सर फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। जिस दिन से कंपनी फिर मल्टीपल अच्छे ए लिस्टर। ये कौन सा साल था? ये 2017 लास्ट का सिनेरियो था। और उसके बाद बड़े बड़े फिल्मों पे भी काम किया, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ भी काम किया, और अभी भी अच्छे काम कर रहे हैं। और 2024 चल रहा है, और वर्ल्ड की फर्स्ट AI PR कंपनी हमने लॉन्च की है इस साल। क्या एग्जैक्टली वो क्या है? वो AI इंटीग्रेटर, जितने भी जैसे प्रेस रिलीजेस लिखना है या जो भी ट्रैकिंग करना है गूगल पे कि कौन सा आर्टिकल और कौन सी फ़ोटो आप चाहते हो, कि जैसे मान लीजिए आप कोई आर्टिकल पब्लिश करा रहे हो और आप चाहते हैं कि कोई रैंडम पब्लिकेशन पब्लिश कर रहा है, तो वो आपके चाही हुई फ़ोटो वो खुद उठा लेगा। हम ऐसा इंटीग्रेशन सिस्टम कर देंगे उसके साथ। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, अच्छा मैंने जो पर्सनली मैंने जो बात नोटिस करी है कि दैट आपका एक बहुत ही अच्छा आपका नेटवर्क है जी। चाहे वो जितने भी पैप फोटोग्राफर्स हैं या फिर जर्नलिस्ट हैं या फिर मीडिया हाउसेस हैं, तो एक बहुत ही यूनिफॉर्मली यू हैव अ वेरी नाइस एसोसिएशन विद एवरीवन। जी। काफ़ी लोग पसंद करते हैं आपको, तो ये कितना ज़रूरी है लोगों के साथ में एक रिश्ता जोड़ के रखना और उस रिश्ते को निभाना। उसके अलावा ये है कि जैसे मैंने पर्सनल तौर पे मतलब मैं तो इस चीज़ का गवाह हूँ कि आप अपनी क्रेडिबिलिटी के मामले में और कोई भी अगर बात है तो आप पहले पूछेंगे जी। कि सर ये इस तरीके से हो रहा है कि कहीं कोई मिसकम्युनिकेशन ना हो बाद में। इस वजह से मैं आप ज़रूरी समझता हूँ कि मैं आपको बताऊँ। आप अपना नुकसान करने को तैयार हैं फाइनेंशियल, लेकिन ये है कि आप अपने रिश्ते पे मजबूती चाहते हैं। ये सारी एबिलिटीज़ मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी एबिलिटीज़ होती हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं, लेकिन ये सब में नहीं होती। ये क्यों ज़रूरी है आपके लिए? उसके पीछे भी मैं आपको बताऊं, जो मेरा कंप्यूटर का बिजनेस था, इसके पीछे बैकग्राउंड वही आता है। क्योंकि जब मैं इसमें नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे हमारा बिजनेस बढ़ा क्यों था, क्योंकि हमारे मैनेजर से, सारे ब्रांच मैनेजर से कांटेक्ट थे। तो जब वही फार्मूला मैंने यहाँ लगाया, कुछ डिफरेंट नहीं किया है। तो जब मैनेजर से आपके कांटेक्ट होंगे, सारे ब्रांच मैनेजर आपके, तो सबसे ज़्यादा आपका माल बिकेगा। तो ये एक तरह से बिजनेस भी आप कह लीजिए कि मेरा नेटवर्क करने का तरीका वहीं से आया है कि आप जब तक सर्विस और नेटवर्क और लॉयल्टी, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि लॉयल्टी, जहाँ पे जब तक आप लॉयल नहीं रहोगे तब तक आप कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आज लैकनेस बिजनेस में अगर डाउन होते हो आप या आपका बिजनेस ख़त्म होता है, तो लॉयल्टी ब्रेक करना। आज की डेट में मैं देखता हूं कि कुछ लोग सिर्फ कुछ रुपयों के लिए अपनी लॉयल्टी ख़त्म कर देते हैं, लेकिन उसका सिनेरियो उनको तुरंत नहीं समझ में आता। उसका सिनेरियो ये होता है कि धीमे धीमे वो अपने आप लुप्त हो जाते हैं। लेकिन अगर आप लॉयल्टी के साथ काम करोगे और आप ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करोगे, तो आपको जीवन में कभी भी कोई नहीं रोक सकता। तो वो ये जो मैंने नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों आपके साथ जुड़े होंगे तो आपका काम कभी नहीं रुक सकता, कभी भी नहीं रुक सकता। तो वहीं से सर ये आया है मेरे अंदर। I think that's wonderful. Okay, and ये जो एक पैप कल्चर हम लोग देखते हैं कि आज के टाइम पे हर जगह ये पैप जो रील्स हैं और सारे बहुत ही ज़्यादा वायरल होती हैं। सर्टन सेलिब्रिटीज़ जो हैं उसको खुद प्रमोट करते हैं और बुलाते भी हैं। सर्टन सेलिब्रिटीज़ को प्रॉब्लम्स होती है, कैसे देखते हैं आप इसको? सर ये कल्चर इसलिए भी अभी ज़रूरी हो गया है। मेरे हिसाब से ये बहुत ज़रूरी कल्चर है। रीज़न क्या है कि आज से आप तो बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपने तो पूरा ये फेस देखा हुआ है, कैसे टीवी से डिजिटल हुआ, डिजिटल से रील्स पे आ गया। तो आज की वक्त में मोस्टली जो इंडियन ऑडियंस है वो रील्स ही देखती है, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो, चाहे वो स्नैपचैट पे हो, चाहे वो फेसबुक पे हो, चाहे वो यूट्यूब पे हो। अब इन चारों प्लेटफॉर्म का आप कभी भी किसी के घर में भी जाते, 4 सदस्य हैं, मम्मी पापा, किसी के घर में भी हर इंसान अपना स्क्रॉल कर रहा है। तो उसको धीमे धीमे इन पैप्स ने एक्सप्लोर किया, और एक्सप्लोर करने के बाद आप देखोगे, आप सबसे बड़ा आप ये देखिए ना, हॉटस्टार जैसी कंपनी, सर हॉटस्टार जैसी कंपनी क्रिकेट मैक्स व्यू पे दिखा रही है वर्टिकल में। अगर आप हॉटस्टार ऑन करेंगे, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच देखेंगे, तो अब आपको ये हॉरिजेंटल नहीं दिखेगा। अगर हॉरिजेंटल दिखेगा आप देखना चाहते हो तो, लेकिन उन्होंने मैक्स व्यू कर दिया है। मैक्स व्यू का मतलब वर्टिकल। तो आज की जो नज़रिया हमारी आँख सिर्फ वर्टिकल देखना चाहती है।
और क्लोज देखना चाहती है। आप अभी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें देखिए कि नज़दीक से देखने वाले लोग चाहते हैं कि मैं नज़दीक से देखूं। ग्लैमर एक्ट्रेसेस को भी देखिए कि लोग एक्ट्रेसेस को भी नज़दीक से देखना चाहते हैं, चाहे वो एक्टर को हो चाहे वो नज़दीक से, वो चाहते हैं कि आप वो उनके सामने दिखे। अब कोई दूर से नहीं देखना चाहता क्योंकि मोबाइल आपके इतनी दूर पे ही होता है। तो लोगों का जो हैबिचुअल हो गया है, और पैप्स ने इसको बखूबी बहुत अच्छे तरीके से समझा। और आज की डेट में मैं आपको बता रहा हूँ कि बड़े बड़े जो पब्लिकेशंस हैं उन्होंने उस चीज़ को एडॉप्ट नहीं कर पाया, लेकिन जो न्यू कमर पैप्स हुए उन्होंने उस चीज़ को प्राप्त करके उसको बड़ा कर दिया, क्योंकि उन्होंने उस मार्केटिंग को समझ लिया कि आने वाला 5 साल इसी चीज़ का है, और आने वाले 5 साल के बाद हो सकता है कि चीज़ें चेंज हो जाएं। ज़रूरी नहीं कि यही कल्चर रहेगा, क्योंकि हम तो देखते आ रहे हैं रेगुलर चीज़ें बदलती जा रही हैं और समय बदलता जा रहा है। समय बदलते जा रहा है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई आपको अप्रोच करता है कोई इवेंट कराने के लिए या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कराने के लिए, बिकॉज मैंने देखा है आपको करते हुए, और मतलब मैंने नोटिस किया है कि किस तरीके से आप बहुत ही उसको प्लान तरीके से आप उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, उसके बाद फिर मेक श्योर करते हैं कि दैट एवरीवन इज़ हैप्पी। बहुत बार जो इवेंट्स होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हैं, वो दे गो रॉन्ग एज वेल। सही तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं, तो बहुत ज़्यादा उसके अंदर कलेश हो जाता है, प्रॉब्लम्स आती हैं, जो भी है। कितना ज़रूरी है आपके लिए कि जब अगर आपको कोई जिम्मेदारी दी जाए तो एक आप उसको अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कराएं, मेक श्योर करें कि एवरीवन इज़ हैप्पी, कि भाई मीडिया भी हैप्पी। बहुत बार क्या होता है कि जो पब्लिसिस्ट होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू सोचते हैं, मीडिया को जो है बिल्कुल बहुत ही ऐसे समझते हैं कि भाई तुम्हारा तो काम ही यही है कि हम तुमको जो बोलेंगे तुम्हें वही करना है, और बदतमीज़ी का रवैया होता है। और वो बहुत बार भाई जर्नलिस्ट चाहे उनका जो भी स्टांस हो, लेकिन ये है कि आप उनके बगैर भी नहीं चल सकते, और किसी भी प्रोफेशन में रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर रिस्पेक्ट मिसिंग है एक तरफ के लिए तो वो एक इम्बैलेंस रहता है। आपका मैंने नोटिस किया है कि आप दोनों को एक बैलेंस करके चलते हैं, कि जर्नलिस्ट जो है और मीडिया भी है उनका भी आप एक रिस्पेक्ट मेंटेन रखते हैं कि वो दे लाइक यू, यू मेक श्योर दैट दे गेटिंग व्हाट दे वांट। एट द सेम टाइम जो क्लाइंट को फॉर एग्जांपल जो चाहिए वो भी आप मेक श्योर करते हैं कि वो जितना आपने प्रॉमिस किया उससे आप ज़्यादा उनको डिलीवर कर पाएँ। ये बैलेंस कहाँ से आता है? सर बहुत बहुत शुक्रिया आपको ये सवाल पूछने के लिए, क्योंकि ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो उसके लिए हमने ये शुरू किया है कि हमने 360 वर्क शुरू किया है। मतलब हम जैसे कहाँ वो प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब एक ही क्लाइंट मल्टीपल एजेंसीज को अलग अलग काम दे देता है। अगर आप एक ही एजेंसी को सारे काम देंगे तो कभी ये मिस हैपनिंग नहीं होगी, क्योंकि उसके लिए वो जो कंपनी होती है वो अलग अलग सेगमेंट में, जैसे मेरी जो कंपनी है वो अलग अलग चीज़ों के, जैसे इवेंट में भी हम हैं, हमको आपको बैकड्रॉप भी चाहिए तो हम बैकड्रॉप भी बनवा के देंगे आपको बाउंसर्स भी चाहिए तो हमारी बाउंसर्स भी हमारी एक टीम देगी आपको, ट्रैवल का टिकट भी कटवाना है तो ट्रैवल का टिकट भी कटवा के देंगे। मतलब 360 मार्केटिंग एजेंसी एक्सपेंशन ने 2023 में लॉन्च किया है, जिसमें सब जो ये इशू आप बता रहे हैं ये हर जगह होगा। जब तक किसी एक कोई भी, मैं किसी भी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर या जो भी लोग काम करते हैं उनको यही बोलना चाहूँगा कि एक मल्टीपल एजेंसीज को काम मत दीजिए। उसमें क्या होता है, सबका ईगो क्लैश होता है, ईगो क्लैश में काम क्लाइंट का गड़बड़ होता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा सवाल आपका था कि रेस्पेक्ट वाली बात, तो रेस्पेक्ट अगर आप देखिए, आज मैं जो भी हूँ वो मैं क्लाइंट की बदौलत नहीं हूँ, वो मैं अपनी मीडिया के लोगों की बदौलत हूँ। क्लाइंट कितने आए और कितने चले गए, मेरे पास कितने आए, और सब कई बड़े भी आए, कई छोटे भी आए, और क्लाइंट कितने आए और चले गए, लेकिन आज भी वही मीडिया मेरे साथ है, आज आप भी वही मेरे साथ हैं, आप मेरे साथ लाइफ टाइम रहेंगे। क्लाइंट कभी आपके साथ लाइफ टाइम नहीं रहेगा। तो जो भी एजेंसीज या जो भी लोग क्लाइंट को भगवान मानते हैं वो वहाँ पे मेरे लिए मीडिया के लोग भगवान हैं। इसीलिए मैंने एक्सपेंडेबल अवार्ड स्टार्ट किया था, और मैं ये फर्म रहूँगा, ये मैं लाइफ टाइम फर्म रहूँगा, क्योंकि जो एक करियर स्टार्ट हो गया वो चलता रहेगा या नहीं चलेगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है मीडिया के लोगों की रिस्पेक्ट, उनका टेक केयर करना, उनके बारे में सोचना, क्योंकि वही आपको, यही इंसानियत का एक पार्ट है। क्लाइंट भी थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारे लिए मीडिया इम्पॉर्टेंट है। हम क्लाइंट से पैसे लेते हैं, हमारा काम है PR में एक अमाउंट मिलता है, लॉयल्टी उनके प्रति भी होनी चाहिए, लेकिन
मीडिया की रिस्पेक्ट उन्होंने भी कभी, क्लाइंट्स भी कभी नहीं चाहेंगे कि मीडिया की डिसरिस्पेक्ट हो। क्लाइंट का भी हमेशा से, क्योंकि हम जो गाइड करेंगे वही चीज़ क्लाइंट करता है, हमारी गाइडेंस पे ही क्लाइंट का भी कभी कभी ऐसा होता है कि वो चाहते हैं कि मीडिया को फैसिलिटेट किया जाए, चीज़ें की जाए, लेकिन जो सिनारियो होता है वो हो नहीं पाता है। करेक्ट। ओके, बच्चन साहब का अगर आप फिल्म करेंगे एज अ पब्लिसिस्ट तो कैसा लगेगा आपको? बच्चन साहब की फिल्म अगर हम करेंगे तो सर मतलब जीवन धन्य हो जाएगा। जैसे एक होता है ना कि लाइफ में कोई ड्रीम पूरा होने की, मतलब लाइफ जिस लिए आप पैदा हुए वो मकसद पूरा हो जाएगा। मेरे लिए वो चीज़ है, अगर बच्चन साहब के साथ काम करने का मौका मिलेगा कभी भी। राइट। जब पहली बार मुलाकात हुई तो कैसा लगा आपको? पहली बार मुलाकात तो वही मैंने बताया, मुलाकात नहीं हो पाई थी, उनको मैंने दूर से देखा, वो तो लॉन्च होता है तो वहाँ पे आप किसी से मिल नहीं पाते हो, लेकिन हाँ मुलाकात एक बहुत ही बड़े पब्लिसिस्ट हैं, उन्होंने तब मैं जर्नलिस्ट था तो उन्होंने मीट एंड ग्रीट रखा था अब उनके घर पे, तो वहाँ पे उनके साथ तस्वीर खिंचाने का मौका मिला और वो दिन बहुत ही बेहतरीन था लाइफ का। उसके पहले भी एक पिक्चर थी, तीन या कोई पिक्चर थी जिसमें मैं गया था, तो मेरे एक मित्र हैं पिंकविला में अभी पोजीशन पे, बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं, और उन्होंने मुझे मेरी एक तस्वीर उनके साथ खींच दी थी, तो उसके लिए मैं उनके लिए थैंकफुल हूँ कि 2 तस्वीर हुई, एक बच्चन साहब के साथ एक थिएटर में PVR में और एक उनके घर पे हुई, तो मुलाकात बहुत ही बेहतरीन थी पहले जो उनके घर पे हुई थी। फैंटास्टिक। फाइनली रितेश, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? आपका एम्बिशन क्या है? सर एम्बिशन कहिए तो देखिए, मैं आपको बताऊं कि मेरा उद्देश्य सिर्फ ये PR बिजनेस ही नहीं है, मुझे लोगों को एडुकेट करना है। मैं फ्यूचर में स्कूल्स खोलना चाहता हूँ जिससे लोग पढ़ेंगे। देखिए कोई भी देश, कोई भी इकोनॉमी तभी बढ़ेगी जब लोग पढ़ेंगे, और मेरा उद्देश्य ये है कि मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं फ्री में पढ़ाऊँगा किसी को या फिर वो करूँगा, कंपैशन करूँगा, लेकिन एक सर्टेन व्यवस्थाओं के साथ अच्छी एजुकेशन देने का मेरा उद्देश्य है कि लोगों के बारे में सोचना और इस बिज़नेस को भी एक तरीके से अच्छे लेवल पे ले जाना। सर मेरा यही विज़न है, और कोई लाइफ में अब कोई विज़न नहीं है। दैट्स वंडरफुल रितेश, वंडरफुल नोइंग यू। मैं काफ़ी टाइम से आपको जानता हूँ, लेकिन ये है कि कल और आज में जो आपके बारे में मुझे जो बातें पता चली हैं और आपकी इज़्ज़त और बढ़ गई है मेरी नज़र में, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, एंड आई एम श्योर कि दैट अगर आपके जो मॉरल्स हैं, आपके उसमें क्लैरिटी है और अगर एक पक्के हैं, तो मुझे लगता है कि कोई रोक नहीं सकता फिर। सर थैंक यू वेरी मच। ठीक है, ऑल द बेस्ट। एक सवाल आपसे भी पूछना है। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल आप। और मैं पहली चीज़ तो सर का बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं आपके साथ मैं उस कंडीशन में लाइफ में पहुंचा कि आपने मुझे यहाँ काबिल समझा। बट मैं तो तुम्हें बहुत सालों से जानता हूँ, नहीं हमारा जो एसोसिएशन है काफ़ी सालों से है। जानते हैं वो, मैं आपके साथ बहुत सालों से काम भी कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ बैठाने के काबिल आपने समझा, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। इसके लिए मैं बहुत ग्रेटिट्यूड और थैंक यू आपको बोलना चाहता हूँ। साथ ही साथ मैं आपसे साथ सवाल करना चाहता हूँ सर कि अब तक अपने लाइफ में आपने इतने इंटरव्यूज़ किए, सबसे कठिन इंटरव्यू कौन सा था जहाँ आपको लगा हो कि मैं सवाल नहीं पूछ पा रहा हूँ? भाई आज तक ये तो नहीं हुआ कि सवाल नहीं पूछे होंगे, सवाल तो पूछे लेकिन हाँ कुछ मौके होते हैं जबकि सेलिब्रिटीज़ थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाते हैं जी। और इट कैन बी अ बिट टफ व्हाट्सएवर, लेकिन थैंकफुली मतलब मेरे ज़िंदगी में कम रहे हैं, और अगर जो हैं तो उनके नाम बताना शायद मेरे ख्याल से उतना मुनासिब शायद नहीं है कि मैं बताऊं उनके नाम व्हाट्सएवर। लेकिन लाइक फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली मैंने जावेद अख्तर साहब के साथ बॉस्टन में एक सेशन किया था, होस्ट किया था। तो जावेद साहब बेसिकली क्या है कि जब अगर कोई महफिल है तो सिर्फ जावेद साहब हैं जी। तो उसमें अब वो थोड़ा सा दिलचस्प सी चीज़ थी कि दैट वो हम लोग सामने बैठे हुए थे और वो उनको ही लाइक्स टू डोमिनेट एनी कॉन्वर्जेशन, वो कोई भी चाहे सुपरस्टार्स हो चाहे कोई भी हो, अगर जावेद अख्तर वहाँ मौजूद हैं तो ही लाइक्स टू डोमिनेट। तो वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस हल्का सा इंटिमिडेटिंग था, लेकिन ये है कि वो कॉन्वर्जेशन बहुत अच्छा रहा और बहुत कमाल का उस पर रिस्पॉन्स भी रहा व्हाट्सएवर। लेकिन ऐसे कोई बहुत उस तरीके से नहीं हुए हैं। एक और लास्ट सवाल पूछूंगा आपसे, इंडिया
कनाडा, अमेरिका सब आपने देखा। दोनों में क्या, हॉलीवुड और बॉलीवुड में क्या डिफरेंस, एक मेजर डिफरेंस बताना चाहेंगे? मतलब मैंने हॉलीवुड में इंटरव्यूज़ मैंने करे हैं और जी। इंडिया में देखिए, इंडिया में एक जो इमोशनल एलिमेंट है वो बहुत स्ट्रांग है। जी। बिकॉज इंडियंस इन जनरल, जैसे मैं अभी पिछले 2 दिन से मैं यहाँ पर आया हूँ, तो मुझे जिस किस्म की अपनाइयत मिली है, जिस किस्म की मोहब्बत मिली है, मतलब ये है कि उबल रही है एकदम बिल्कुल। ये बड़ी यूनिक चीज़ है। नॉर्थ अमेरिका में बहुत सी चीज़ें सिस्टमैटिक हो सकती हैं, लेकिन ये कि नॉर्थ अमेरिका में लोग थोड़ा सा अपने काम से काम रखते हैं और इम्पर्सनल से एक एलिमेंट रहता है, पर्सनलाइज्ड कम होता है, मोर और लेस व्हाट्सएवर। तो यहाँ पर जो खासियत है, फिल्मों की भी जो खासियत है, वो इमोशंस हैं, म्यूज़िक है और एक एस्केपिज्म है बेसिकली। मुझे लगता है कि हॉलीवुड और बॉलीवुड और इंडियन सिनेमा डिफरेंट इस तरीके से कि जैसे यहाँ पर जो फिल्में लोग देखते हैं, बहुत सा तबका इस तरीके का है कि वो बहुत ही उनकी सैलरी होती है, वो अपनी सैलरी में से पैसे बचा के वो फिल्म देखने के लिए जाते हैं, और वो 3 घंटे जो हैं वो उनकी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत वो होते हैं, बिकॉज वो एस्केप कर पाते हैं अपनी जो पर्सनल जो हार्डशिप्स उनकी लाइफ है, मुश्किल जो लाइफ है, उससे वो एस्केप कर पाते हैं, एक ख्वाब की दुनिया में जा पाते हैं, और वो उनके लिए बहुत बड़ी बात है। और अगर आपने उनको वो ख्वाब को कामयाब कर दिया तो दुआएं मिलेंगी आपको। तो ये तो दुनिया में इस तरीके की कोई इंडस्ट्री नहीं हो सकती, बिकॉज ऑडियंस ही बहुत डिफरेंट है। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू सर।